नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 1 की, और इसका नाम है इंडिया लोकेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार किस तरह से है, भारत की सीमाएं किस तरह से हैं, और भारत की स्थिति सापेक्ष रूप से और निरपेक्ष रूप से किस तरह से है, और भारतीय प्रमाणिक समय क्या है, कैसे डिसाइड किया जाता है। फिर हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की और इसके विस्तार की, और इसी क्रम में हम समझेंगे कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। तो बेसिकली अक्षांश और देशांतर एक कोणीय दूरी है, और अक्षांश विषुवत रेखा से कोण के रूप में नापा जाता है और देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम से नापा जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है पूरी तरह से। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये दोनों पोल हैं, तो अर्थ को अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमने इसको बीच से डिवाइड किया, ये बीच में सेंटर, और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो दैट इज 360 डिग्री का एंगल बनता है। और एक एक डिग्री पे डिवाइड करेंगे तो समवेयर कहीं जीरो होगा, जीरो से ये एंगल 90 होगा, 90 से 90 180 जो जीरो के जस्ट अपोजिट होता है, और फिर 90 के अपोजिट ये 270 होगा, और 270 से घूम के आके जीरो और 360 ये सिमिलर होती हैं। तो जो जीरो वाली लाइन होती है, जीरो से जब हम कोणात्मक दूरी को मेजर करेंगे, जैसे यहाँ से हमने ये मापा, ये दैट इज 90 डिग्री, तो जब 1 डिग्री के आधार पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल 90 भाग हुए यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट 90 ये, फिर नेक्स्ट 90 ये, फिर नेक्स्ट 90 ये। तो जहाँ कहीं भी जीरो होगा, जीरो के जस्ट अपोजिट 180। जैसे इस डायग्राम पे हम देख सकते हैं, ये 0 डिग्री, इसको कहा जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब क्यों कहते हैं अभी समझते हैं इसको। तो इस 0 डिग्री से कोणात्मक दूरियों को जब मापा जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग देशांतर या लॉन्गिट्यूड। इसी तरह से जब अर्थ को सीधे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरह से आएगा। इसका यहाँ भी एंगल 360 बनता है, लेकिन जब इसको हम मेजर करते हैं तो ये 0 डिग्री, और ये मैक्सिमम जाता है 90 तक। इस जीरो से जो एंगल बनेगा, ये एंगल है हमारा 90 मैक्सिमम। तो जहां ये लाइन जीरो से जीरो बनाती है, इस लाइन को जब हम अर्थ पे ड्रा करते हैं तो इस प्लेन के रिफरेंस में ये 0 डिग्री की लाइन बनेगी। क्योंकि जो एंगल ऐसे बनता है तो एंगल इसी लाइन का, इसी लाइन पे ये एंगल 0 डिग्री बनेगा। जब हम बढ़ते जाते हैं, ये बीचों बीच आएगा तो ये 45 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे आके ये 90 डिग्री बनेगा। तो जो 0 डिग्री को शो करता हो वो लाइन हमारी इक्वेटर कहलाती है। और इक्वेटर से जो कोणात्मक दूरियां होती है केंद्र से, उन कोणात्मक दूरियों को हम अक्षांश कहते हैं। तो जब सतह पे ये मिलती हैं, तो सतह पे मिलने के बाद, जैसे यहाँ से ये 0 डिग्री सेंटर से लेते हैं हम लोग, ये 10 डिग्री, और इस 10 डिग्री की लाइन को जब हम खींचते हैं तो ये लाइन हमारे ग्लोब पे 10 डिग्री अक्षांश को शो करेगी। इसी तरह से इधर को खींचते हैं तो ये 10 डिग्री अक्षांश को शो करेगी। तो पृथ्वी को दो भागों में इक्वली जो डिवाइड करने वाला अक्षांश है वो दैट इज 0 डिग्री, या इसको इक्वेटर कहते हैं। और इसी इक्वेटर से या विषुवत रेखा से अक्षांशों की कोणात्मक दूरियों की माप की जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ये डॉटेड लाइन, ये लिखा है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री यही हमारी इक्वेटर है जिससे अन्य अक्षांशों की मेजरमेंट की जाती है। और दूसरा, देशांतरों के मेजरमेंट GMT से किए जाते हैं। तो ये सिस्टम पूरी तरह से कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस्ड है। अब इस ग्रिड को बनाते कैसे हैं, यहाँ से 0 से 10 डिग्री, 30, 40, ये गया है 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री पे स्थित होते हैं हमारे पोल। विषुवत रेखा से कोणात्मक दूरियां अक्षांश है, और ग्रीनविच मीन टाइम से कोणात्मक दूरियां देशांतर है। जब इन अक्षांशों को मिला के रेखा खींची जाती है तो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं कुछ इस तरह से खींची जाती हैं विषुवत रेखा के पैरेलल दोनों तरफ, और देशांतर रेखाएं कुछ दोनों ध्रुवों को मिलाते ऐसे खींची जाती हैं। और जब इन दोनों को अर्थ पे हम लोग एक साथ रखते हैं तो अर्थ पे एक साथ रखेंगे तो कुछ इस तरह से बन के आएंगी ये, और यही हमारा ग्रिड है।
अक्षांश और देशांतरों का। तो अक्षांश और देशांतर के ग्रिड बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अर्थ पे तो यह है नहीं। तो ये बेसिकली एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो यूज की जाती हैं किसी क्षेत्र के विस्तार को, किसी क्षेत्र के आकृति को समझने में। तो इसी अक्षांश और देशांतर के आधार पे हम किसी देशों को रखते हैं कि वो पूर्व में स्थित है, कि पश्चिम में स्थित है, कि उत्तर में है, कि दक्षिण में है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जो ग्रीनविच मीन टाइम है दैट इज 0 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट जो होगा 180 होगा। तो 0 से 180 के बीच में एक हेमिस्फीयर को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जैसे पृथ्वी के रोटेशन की गति पश्चिम से पूरब होती है, एक्चुअली ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो पश्चिम से पूरब आने की स्थिति में ये 0 डिग्री है और 0 के जस्ट अपोजिट ग्लोब पे वो होगा 180। और ये वाली जो लास्ट लाइन है दैट इज 180, ये दोनों तरफ है। ये एक्चुअली ग्लोब का एक्सटेंशन है। तो माना गया है ये 0 से 180 के बीच में, जिधर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध है। और 0 से 180 जो जिधर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये सब आते हैं, प्रशांत महासागर आते हैं, ये पश्चिमी गोलार्ध में है। तो एग्जैक्ट पूरब कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। ये लाइन शो करती है 180 को, और 180 के ही अराउंड बना है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस डेट लाइन से डे शुरू होता है। ये वाला जो सेगमेंट है दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर का सेगमेंट है दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमते हुए माना गया है। और इसमें देख सकते हैं हमारे भारत की लोकेशन क्या है, दैट इज इंडिया। ये लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो जो भी इसका एक्सटेंशन होगा, जो इसका विस्तार होगा, वो हम मेजर करेंगे उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर पे। तो ये इंडिया की लोकेशन है। अब इस लोकेशन को थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर के रूप में भारत की अवस्थिति क्या है। तो भारत का जो लैटिट्यूड है अक्षांश, वो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक है। अब ये जो डिग्री बांटी गई है, जैसे 0 टू 90 डिग्री मैक्सिमम, तो इस 0 टू 90 डिग्री का जो कोऑर्डिनेट है उसमें इंडिया की पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट में, और मिनट को डिवाइड किया जाता है सेकंड में। ये जस्ट समय की तरह होता है, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड या 1 घंटे में 60 मिनट। तो ऐसे ही 1 डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 मिनट में, और 60 मिनट में से 1 मिनट को डिवाइड करते हैं 60 सेकंड में। तो इंडिया की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और ऐसे इंडिया का जो द्वीपीय विस्तार है दैट इज इंदिरा पॉइंट, ये है 6 डिग्री 45 मिनट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार का साउदर्न पॉइंट है। और मुख्य भूमि का विस्तार जहाँ पे केप कैमरिन है, ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ तक गया है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पे जो प्लेस है वो इंदिरा काल कहते हैं उसको। ऐसे ही जो वेस्टर्न पॉइंट है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध, और सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। तो इस पॉइंट पे जो प्लेस है गौरी मोती और गुहार मोती, ये गुजरात में है ये। और इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट पे किबिथू नाम का एक प्लेस है जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो भारत का सबसे पूर्वी भाग है। तो ये 4 पॉइंट्स हुए भारत के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार में। भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार ये है 2933 किलोमीटर यहाँ पे, और उत्तर से दक्षिण विस्तार ये है 3214 किलोमीटर। अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का आता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये वाली दूरी अधिक है और ये दूरी पूर्व पश्चिम की दूरी कम है? इसका कारण क्या है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कांस्टेंट होती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ग्रिड हम बनाते हैं तो ग्रिड बनाने में ये अक्षांश तो फिक्स है इनकी दूरी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतरों की दूरी विषुवत रेखा पे मैक्सिमम होती है। और जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये डिस्टेंस क्रमशः कम होने लगती है, और ध्रुवों पे सारी देशांतर रेखाएं मर्ज कर जाती हैं, इसलिए पोल हमारे एक पॉइंट के रूप में हो जाते हैं। तो भारत की स्थिति कहीं इधर है, और इस केस में अक्षांशों के बीच की दूरी कांस्टेंट है लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी
कम होने लगती है। तो ये बेसिकली विषुवत रेखा पे 111 किलोमीटर लगभग दो देशांतरों के बीच की दूरी है, जो ध्रुवों तक जाने पे ये जीरो हो जाती है। तो ये क्रमशः कम हो जाती है, इसलिए पूरब और पश्चिम का विस्तार कम होता जाता है। तो ये कारण है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार अधिक है और पूरब से पश्चिम विस्तार अपेक्षाकृत कम है, डिस्पाइट इसके कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार ये दोनों ही बराबर हैं। इस मैप पे देख सकते हैं दो लाइन बनी हुई है। एक लाइन है हमारी, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये शो करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ को, जहां तक सूर्य की किरण मैक्सिमम लंबवत चमकती है। और ये स्थिति होती है जून में, जब हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम होता है। तो बेसिकली इसको हम देखते हैं कितने राज्यों से होके गुजरती है। पश्चिम से काउंट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे होके कर्क वृत्त पास होती है। और ये दूसरी लाइन है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसके समय को भारत में प्रामाणिक समय माना जाता है। ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। बेसिकली इस समय को ही पूरे भारत का समय माना जाता है। और ये लाइन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं जिनसे ये होके गुजरती है। जब भारत के पूर्व और पश्चिम विस्तार को देखते हैं तो ये लगभग 30 डिग्री है और जनरली 15 डिग्री के डिफरेंस पे 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी विस्तार में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। 2 घंटे के डिफरेंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को मानते हैं और ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट को। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी गई व्यवस्था है, जिसमें पूरे विश्व को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर टाइम जोन एक दूसरे से आधे घंटे के डिफरेंस पे स्थित है। तो आधा घंटा मीन्स कि 60 डिग्री 30 मिनट की डिस्टेंस पे स्थित है। जब 60 डिग्री 30 मिनट को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.5 आवर, यानी आधे घंटे के डिफरेंस पे सारे टाइम फिक्स हैं। तो 730 के ही मल्टीप्लिकेशन में ये टाइम जोन हम फिक्स कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि 82.5 ये हम 7 डिग्री के ही सापेक्ष में करते हैं इसको। तो 82.5 को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानने का रीजन है कि जो व्यवस्था इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी गई है, उस व्यवस्था के तहत 82.5 डिग्री जो लगभग भारत के देशांतरी विस्तार के बीचों बीच से गुजरती है, इसको स्टैंडर्ड टाइम का आधार माना गया है। अब प्रामाणिक समय के साथ एक लोकल टाइम भी होता है, जो किसी स्थान पर सूर्य की अवस्थिति से डिसाइड होता है। तो लोकल टाइम तो भारत में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनावश्यक के कंफ्यूजन या किसी गलती से बचने के लिए हम एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जिसको प्रामाणिक समय कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे भारत के लैंड और वाटर बाउंड्री के ऊपर। तो ये जो मैप है, ये मैप है इंडिया के होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट से लिया गया है और इस मैप पे हम सीधे देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं, कितना कितना उनसे बाउंड्रीज लगी हुई हैं। तो पहले भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा का कुल विस्तार है 15,200 किलोमीटर और इस 15,200 किलोमीटर में बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारी स्थलीय सीमाएं लगती हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं वेस्ट से। ये पाकिस्तान की बाउंड्री है जो 3,323 किलोमीटर है वेस्ट में, और इसी में अफगानिस्तान की बाउंड्री है जो 106 किलोमीटर लगभग यहाँ टच करती है, कश्मीर वाले रीजन से, लद्दाख रीजन से बेसिकली। इसके बाद हमारे इंडो चाइना बाउंड्री है जो 3 सेक्टर में डिवाइड है, ये नॉर्दर्न, ये मिडिल और ये ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, मैकमोहन लाइन। और फिर इंडिया और म्यांमार के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री है जो लैंड से हम जुड़े हुए हैं जिन कंट्रीज के साथ। तो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री आप देखिए 4,096 किलोमीटर। और ये भारत के स्थलीय भागों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री। इसी तरह से मैकमोहन लाइन यहाँ पे बनाया गया है, ये भारत और चीन को डिवाइड करता है ईस्टर्न सेक्टर में। वैसे
ही भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है यहाँ पे। और आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खींची गई थी, तो जो बेसिकली इस तरह से है अफगानिस्तान को अलग करने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान बनने के बाद केवल और केवल 106 किलोमीटर डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान की सीमा को अलग अलग करती है। जो भारत की समुद्री सीमा है इसकी टोटल डिस्टेंस 7,516 किलोमीटर है कोस्ट लाइन का, और ये हमारे तटीय क्षेत्र को जो इधर ये बने हुए हैं पूरे यहाँ से यहाँ तक इसको शो करती है। जो भारत की तटीय सीमा है, तटीय सीमा में बेसिकली 3 जोन पाए जाते हैं, और ये जोन डिसाइड होते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये आया था 1982 में, और इसी आधार पे पूरे देशों की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाएं बनती हैं। तो इसमें बेसिकली 3 जोन होते हैं। जैसे भारत की समुद्री सीमा 12 नाटिकल मील दूर है, तो नाटिकल मीन्स मतलब कि 1.85 किलोमीटर। एक नाटिकल मील इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। जैसे ये स्थल भाग है, और इस स्थल भाग के कटे फटे तटों को जब हम बराबर करते हैं तो इसको कहा जाता है बेस लाइन या आधार रेखा। और इस आधार रेखा के जो आंतरिक भाग में जो पानी है, जो ये पानी होता है, इसको कहते हैं आंतरिक जल। और इस आधार रेखा से 12 नाटिकल माइल दूर के वाटर को टेरिटोरियल वाटर या क्षेत्रीय सागर कहते हैं। इसी आधार रेखा से 24 नाटिकल माइल तक इसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन या अविच्छिन्न मंडल। इसके 200 नाटिकल माइल तक किसी विशिष्ट कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप, मत्स्यन और उस देश का अधिकार होता है। 200 नाटिकल माइल के बाद इसको कहते हैं हाई सी। ये ऐसा समुद्र होता है जिसमें सभी देशों को समान अधिकार होते हैं। तो हर कंट्री का ऐसे ही बना हुआ है, और ये बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के अनुसार। अब भारत के सापेक्ष और निरपेक्ष लोकेशंस को समझते हैं। पहला जो एब्सोल्यूट लोकेशन है या निरपेक्ष लोकेशन होता है वो होता है लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर, इनके सापेक्ष में होता है। जैसे अभी हमने देखा कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक विस्तार है। तो ये विस्तार जो अक्षांशीय विस्तार है या देशांतरी विस्तार है, ये कांस्टेंट होता है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है एब्सोल्यूट लोकेशन। लेकिन जो रिलेटिव लोकेशन होती है, रिलेटिव लोकेशन में किसी दूसरे स्थानों के सापेक्ष हम किसी कंट्री या किसी स्थान को देखते हैं। तो यहाँ जो एब्सोल्यूट लोकेशन है वो दैट इज फिक्स, ये चेंज कभी नहीं होना है। और इसमें हम देख सकते हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, और ये सबकी स्थिति अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष जब देखेंगे तो इस लोकेशन को हम लोग एब्सोल्यूट या निरपेक्ष लोकेशन कहते हैं। लेकिन जब सापेक्ष लोकेशन की बात करते हैं तो सापेक्ष लोकेशन ये इंडिया है, और ये इंडिया हम देख सकते हैं कि चाइना से साउथ और वेस्ट पार्ट की तरफ है, पाकिस्तान से ईस्ट है, अफ्रीका से ईस्ट है, रसिया से साउथ है। तो ईस्ट और साउथ और नॉर्थ और ये इस तरह से इसकी लोकेशन चेंज होती है वो प्लेसेज के आधार पे। तो इस लोकेशन को जब हम अदर कंट्रीज या अदर प्लेसेज के रिफरेंस में देखते हैं तो इसको कहा जाता है रिलेटिव लोकेशन। तो ऐसे भारत का एब्सोल्यूट लोकेशन जो अक्षांश और देशांतरों के रूप में है, और रिलेटिव लोकेशन दूसरी कंट्रीज के रेफरेंस में है। तो इस लोकेशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इस लोकेशन को अगर हम देखते हैं तो भारत का एक्सटेंट अधिक होने के कारण यहाँ स्थलाकृतियों में, जलवायु में, वनस्पतियों में, मिट्टी, ये सब विविधताएं पाई जाती हैं, और इन विविधताओं के कारण लोगों के रहन सहन, संस्कृति, संसाधन आधार, इन सब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ जब हम भारत की लोकेशन देखते हैं तो ऐसा सिंगल देश है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम रखा गया है, और वो है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में जो इंडिया की लोकेशन है, इसके कारण ये बहुत सारे देशों से कनेक्टेड है। पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, ये द्वीपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब से ये कनेक्टेड है, समुद्री मार्ग के थ्रू भी, एयर रूट के थ्रू भी, और इवन रोडवेज के थ्रू भी। और इसके साथ ही साथ भारत की जो सामरिक लोकेशन है हिंद महासागर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी कारण भारत और चाइना में राइवलरी चलती रहती है। और मीडिया में इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और डायमंड पॉलिसी कहा जाता है। इसको कभी डिस्कस करेंगे हम बाद में। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया की साइज और एरिया पे। तो इंडिया बेसिकली 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो
इंडिया से पहले 6 कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा रूस, देन कनाडा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और चौथा है चीन, पांचवा ब्राजील और छठवां ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अपना इंडिया का नंबर आता है। तो ये 6 कंट्री हैं जो इंडिया से बड़े हैं। और इंडिया का जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये एरिया टोटल का 2.42% है ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग 17.78 डाटा है 2024 का। तो लगभग 18% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है 2.42% एरिया पे। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर किस तरह का है। और भारत की लोकेशन को जब हम देखते हैं तो ये चारों तरफ से प्राकृतिक बैरियर्स के द्वारा घिरा हुआ है। इधर हम देख सकते हैं हिंदुकुश रीजन, हिंदुकुश पर्वतीय क्षेत्र, सुलेमान और किरथर के पर्वत है यहाँ, ये पूरा हिमालय और तिब्बत है। इधर नॉर्थ ईस्ट के हिल्स है, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, और ये म्यांमार वगैरह में अराकान योमा, पेगु योमा, ये सब पहाड़ियां हैं। दक्षिण की तरफ से पूरा का पूरा महासागर है, तो ये महासागरीय अवरोध यहाँ पे है। तो ये एक भौगोलिक इकाई के रूप में दिखाई देता है भारत, जिसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और इसमें भारत ही नहीं, भारत के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सारे इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं। अब भारत के पड़ोसियों को समझ लेते हैं हम लोग। तो भारत के पड़ोसी हैं पाकिस्तान जो वेस्ट साइड से हैं, चीन जो उत्तर साइड से हैं, यहाँ नेपाल छोटा सा बफर स्टेट के रूप में है भारत और चीन के बीच में, भूटान भी बफर स्टेट के रूप में है, फिर पूर्वी भाग में म्यांमार और बीच में बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं भारत में स्थलीय रूप से जुड़ी हुई हैं, और 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जलीय रूप से भारत से जुड़ी हुई हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान और भारत का ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये अक्सर ही डिस्टर्ब रहती है। और आज़ादी के समय पाकिस्तान ने इतना एरिया, लगभग 78,100 किलोमीटर का क्षेत्र इसने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और इसी में से सक्सगाम घाटी का कुछ क्षेत्र, यहाँ पे ये लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सक्सगाम घाटी, ये इसने चीन को दे रखा है। और चीन यहीं से कराकोरम हाईवे और CPEC जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसने बना रखा है। और इधर का एरिया लद्दाख का, जिसको अक्साई चीन भी कहा जाता है, ये लगभग 37,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो अल्टीमेटली हम काउंट करते हैं जो 32,87,263 किलोमीटर, उस बाउंड्री में ये भी बाउंड्री सम्मिलित है। लेकिन वास्तविकता जो ग्राउंड पे है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा बैटलफील्ड माना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे। तो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री अभी तक शांतिपूर्ण नहीं है, और आए दिन आतंकवाद और प्रायोजित आतंकवाद और हमले, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और कई सारे वार भी लड़े जा चुके हैं पाकिस्तान के साथ। दूसरे आते हैं हम लोग चाइना पे। चाइना के साथ भी अगेन सीमा विवाद, यहाँ चीन का जबरदस्ती कब्जा है। इस वाली बाउंड्री को जो अभी हमने देखा था मैकमोहन लाइन को, इसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमारे अरुणाचल स्टेट को वो अपना दक्षिणी तिब्बत मानता है। तो यहाँ भी बॉर्डर की समस्या है। अभी कुछ ही दिन पहले डोकालाम की घटना हुई थी हाल ही में। नेपाल के साथ आमतौर पे शांतिपूर्ण बॉर्डर है, भूटान के साथ भी कोई समस्या नहीं है। बांग्लादेश में जनरली शांतिपूर्ण ही रहता है, कभी कभार झड़पें होती रही हैं लेकिन इस समय शांतिपूर्ण है। म्यांमार भी लगभग शांतिपूर्ण, बॉर्डर का कोई इश्यू नहीं है, भले ही जनजातियों का आवागमन इस पार से उस पार होता रहता है। मालदीव भी ऑलमोस्ट 8 डिग्री चैनल से ये अलग होता है इंडियन सी से, तो इसमें भी बॉर्डर का कोई इश्यू नहीं है। श्रीलंका भी लगभग शांतिपूर्ण है, लेकिन मछुआरों को लेके काफी ज्यादा कभी कभी तनाव हो जाता है। तो भारत और श्रीलंका की बाउंड्री को हम लोग सेपरेटली देखते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। तो इन दोनों से डिसाइड होता है, और भारत के और श्रीलंका के बीच में कई राउंड की बाउंड्री टॉक्स हुई हैं। तो मन्नार की खाड़ी में भी सीमा डिसाइड है, पाक स्ट्रेट में भी है, और आगे बंगाल की खाड़ी तक भी डिसाइड है। लेकिन भारतीय मछुआरे या श्रीलंकाई मछुआरे एक दूसरे के सीमाओं में प्रविष्ट होते रहते हैं, और इसी कारण एक यहाँ पे द्वीप है
कच्चा तीऊ द्वीप, जो भारत ने 1974 के एग्रीमेंट में श्रीलंका को सौंप दिया, और इस द्वीप के आसपास भारतीय मछुआरे इनकर जाते हैं। तो कई बार मछुआरों को लेके ये समस्याएं होती रहती हैं। अदरवाइज आमतौर पे भारत श्रीलंका बाउंड्री भी लगभग शांतिपूर्ण ही रहती है। तो ये हमारे पड़ोसियों के बीच संबंध हुए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।